सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एहतिशामुल हक। पाकिस्तान ने 2025 में जिस ज़बरदस्त तरीके से अस्करी मैदान में, सिफारती मैदान में कामयाबी हासिल की और दुनिया भी आज उसकी मुतरिफ है, वहाँ हमने देखा 2025 में कुछ इकनॉमिक फ्रंट पे भी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो शुरुआत है हमारी इकॉनमी को बेहतर करने के हवाले से। आम तौर पे यही कहा जाता है कि पाकिस्तान के स्टेट सेक्टर तकरीबन 90 के करीब कंपनियाँ हैं जो हुकूमत के पास हैं, वो ब्लीड कर रही हैं, नुकसान दे रही हैं। 1000 अरब रुपये का सालाना उनका नुकसान होता है। अब एक अरसे से हमने देखा कि निजकारी प्राइवेटाइजेशन रुकी हुई थी। पिछले साल भी 2 दफ़ा अटैम्प्ट की गई पाकिस्तान इंटरनेशनल लाइन को प्राइवेटाइज़ करने के लिए, कामयाब नहीं हुई। इस दफ़ा आपने देखा 2 हफ्तों से हर तरफ यही अखबारात में भी, टेलीविज़न पर भी बातें होती हैं, और एक बहुत ज़बरदस्त ग्रुप है पाकिस्तान का, आरिफ हबीब ग्रुप, जिन्होंने इसको ख़रीदा है। और आरिफ साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत ही मारूफ शख्सियत है, बहुत ही रिस्पेक्टेबल शख्सियत है। ऑफिशियल अनऑफिशियल क्वार्टर में बड़ी अच्छी निगाह से उनको देखा जाता है। आरिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आरिफ साहब, ये पहले तो बहुत मुबारकबाद आपको, आपकी कंपनी जो है ना इसने ओन कर लिया इसको, और आपकी बैक टू बैक जो खबरें आ रही हैं वो आप ये कह रहे हैं कि जी हम इसको ठीक करेंगे, रिफॉर्म करेंगे, टर्न अराउंड होगा, इसको मुनाफा पक बनाएंगे। और अच्छी खबर यह है कि आपने कहा है कि जी लोगों को नहीं निकाला जाएगा, जो लोग परफॉर्म करेंगे उनको रिटेन किया जाएगा। पहले ही इत्तलात ये कि 12,500 से 6,500 मुलाजमीन रह गए। आपको क्या लगता है कि किस तरह की और मुश्किलात आपके सामने हो सकती हैं? इस वक्त तो वैसे हमने देखा मीडिया भी, हुकूमत भी, सारे लोग उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन बहुत हम जैसे सिनिक भी हैं जिनको ये बात लगती है कि जी ये क्या हुआ कि 97.5% पे आपने भेज दिया, हुकूमत को क्या मिला? 7%, वो भी 10 बिलियन रुपया मिला, बाकी तो उनके पास चला गया। हालांकि आप ऐलान कर चुके हैं कि ओवर 90% पैसा इसी के लिए ख़र्च किया जाएगा, इसी में री इन्वेस्ट किया जाएगा। तो कैसे टर्न अराउंड करेंगे पीआई को? जी आरिफ साहब। देखिए, पहले तो मैं ज़रा वजाहत कर दूँ। पीआईए की टोटल वैल्यू जो है वो डिटरमिन हुई है 180 बिलियन। उस 180 बिलियन में हुकूमत को पहले हमको 10 बिलियन देना है, और जो है 125 बिलियन हमें कंपनी में डालना है, और जो 45 बिलियन है वो 25% शेयर जो गवर्नमेंट के पास है उसकी वैल्यू बनती है। और उसमें हुकूमत ने जो है वो इस बायर कंसोर्शियम को ये ऑप्शन दिया है 90 दिन का, कि वो 90 दिन के अंदर ये फैसला कर सकते हैं कि ये 25% शेयर्स जो है वो ये खरीद लें। तो उनको उसको खरीदने के लिए 45 अरब रुपए देना पड़ेगा। तो टोटल गवर्नमेंट को जो है वो 55 अरब की वैल्यू मिली है, और 125 अरब रुपए जो है वो कंपनी में जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि बायर जो है वो 180 अरब रुपए जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। तो ये है इक्वेशन। और इसमें जो इसकी ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव तो ये है ना कि पीआईए को टर्न अराउंड करना है। अगर पीआईए में पैसे नहीं डालेंगे तो ये टर्न अराउंड कैसे होगा? नए जहाज कैसे आएंगे? नए जहाज जो है नहीं आएंगे तो सर्विसेज कैसे बेहतर होंगी? तो उसके लिए ये जरूरी है कि इस किस्म का जो है वो स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी क्रिटिकल। दूसरा ये है कि हमारा मानना है कि जो पाकिस्तान पीआईए जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पास्ट में दुनिया की सेकंड बेस्ट एयरलाइन रही है, और उसने जो है वो एमिरेट्स, सिंगापुर एयरलाइन, माल्टा, इसको बनाने में जो है वो बहुत ही अहम कंट्रीब्यूशन की है। तो यही तो लोग थे जो हमारे पाकिस्तानी थे ना, जिन्होंने जो है उन एयरलाइन को जो मदद के साथ आपने बड़ी खूबसूरत बात की, माल्टा का जिक्र किया आरिफ साहब। माल्टा के आइन के अंदर ये बात लिखी हुई है और पाकिस्तान की तारीफ की जाती है कि हमारी एयरलाइन को बनाने में पीआईए ने काम किया। उनकी आइन में ये बात तहरीर है। जी बिल्कुल, हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। पाकिस्तानी इस दुनिया में जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ही कॉम्पिटेंट कौम है। बस यही है कि हमें मिलकर मुत्तहिद होके और फोकस रह के काम करने की जरूरत है। अगर हम ये काम करें तो हम दुनिया के कुछ भी काम कर सकते हैं। तो ये जो लोग हैं वो यही तो प्रोफेशनल हैं, वो पीआईए के ही प्रोफेशनल है ना जिन्होंने ये काम किया है। तो जनाब, जब हमारे बड़ों ने ये काम जो है वो करके दिखाया है
तो हम क्यों उनकी नालायक औलाद बने? हम भी तो अच्छा काम जो है वो कर सकते हैं। तो वो जो अच्छा काम और लोग हैं, और हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो है वो टीम के अंदर अच्छे लोग जो है वो मौजूद हैं। और मैं समझता हूँ कि जैसे लोगों को ये डर है कि ये और स्टाफ कम होगा, तो मुझे तो ये लगता है कि जो हमारे प्लान्स हैं एक्सपेंशन के, उस एक्सपेंशन के प्लान के लिए हमको लोगों की जरूरत होगी, और लोगों की अगर जरूरत होगी तो यही तो लोग हैं जो एयरलाइन चलाएंगे। लेकिन जब वो बात सिर्फ इतनी सी होती है कि वो लोग जो है वो टीम में रहेंगे, जो टीम में जो परफॉर्म करेंगे। आपको तो पता है एक क्रिकेट टीम भी होती है, तो उसमें अगर जो परफॉर्म करता है वो टीम का मेंबर रहता है ना। अगर जो परफॉर्म नहीं करेगा तो वो तो जाहिर है उसके लिए तो जो है कहीं भी नहीं होती। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ले लें, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ले लें, और किसी भी कॉर्पोरेट बॉडी में ले लें, तो वो तो जो डेफिनेटली परफॉर्मेंस जो है वो इवेल्युएशन होती है, हर वक्त ही होती रहती है। तो और उसमें फिर जो है हम रिव्यू करते हैं, जो परफॉर्मेंस सही नहीं करता तो हम फिर उसका जो है वो अच्छा, इसमें आरिफ साहब बताइएगा कि ये रिमेनिंग शेयर जो 25% रह गए हैं, जिस तरह आप भी कह रहे हैं ऑप्शन दिया गया है कि नया खरीदार उसको ले सकता है, तो आप कब तक इरादा रखते हैं इसको एक्वायर करने का? और ये जो कहा गया था कि जी फौजी फर्टिलाइज़र भी जो है ना वो भी इसमें आ जाएगी, तो क्या वो फॉर्मली आ गए हैं आपके साथ? जी, वो आ गए हैं और ये हमारे पास 90 दिन का टाइम है इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के लिए, ताकि हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम 90 दिन के अंदर अंदर ये ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लें या हम डिक्लाइन कर लें। तो हम ये 90 दिन जो है वो पूरे इंशाल्लाह लेंगे, और उसके बाद जो है वो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने या न करने के बारे में जो है वो इन्फॉर्म करेंगे गवर्नमेंट को। इसमें अभी कहा जो यही में इस वक्त सूरत हाल है, 30 के करीब कहा जा रहा है, जहाज़ें 18 ऑपरेशनल है। आपके हवाले से भी खबरें आई थी कि पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। एक इतला ये है कि 60 जहाज़ नए खरीदे जाएंगे, तो कितने मिलियन डॉलर इसके लिए आरिफ बीबी साहब ज़रूरत होगी जो खर्च करेंगे आप? देखिए, 400 मिलियन डॉलर जो हैं ये जो कंपनी में अभी डाल रहे हैं, वो करीब जो है वो 400 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा हैं। कोई 450 मिलियन डॉलर बनते हैं। वो 450 मिलियन डॉलर कंपनी में अवेलेबल है इन कामों के लिए। तो इसमें हम रिनोवेशन करेंगे, केबिन का सीटों को अच्छा करेंगे, हम जो है इंजन का रिपेयर करेंगे, मेंटेनेंस को जो है वो अच्छा करेंगे, केबिन को बेहतर करेंगे, यूनिफॉर्म को अच्छा करेंगे। ये सारा काम जो है हमारी स्टाफ ट्रेनिंग पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये सारे जो है कामों के लिए ये कंट्रीब्यूशन जो है ऑलरेडी बायर्स ने जो है वो कमिट कर लिया है। और वो एयरलाइन साहब वक्त का मैं आखिरी सवाल आपसे पूछ लूँ कि आप ये जो इतनी कामयाब निजकारी हुई, प्राइवेटाइजेशन पीआई की हुई है, कुछ लोगों का ख्याल है, बल्कि बहुत से लोगों का ख्याल है कि आइंदा ये दरवाज़ा खुल गया हमारे जो लॉस मेकिंग यूनिट है उनके बिकने का। इसमें स्टील मिल भी है, इसमें और बड़े अदारे भी हैं, इसमें आप देख लें ज़री तरक्की बैंक भी है। इस तरह हम देख रहे हैं कि और भी वो उनकी प्राइवेटाइजेशन हो सकती है। तो मेरा सवाल ये है कि इसकी कामयाब निजकारी के बाद आपको दरवाज़ा खुलता हुआ नज़र आ रहा है कि एक अरसे से प्राइवेटाइजेशन रुकी हुई थी? जी, आई थिंक बिल्कुल ये दरवाजा खुल गया। लोगों के सेंटिमेंट्स जो हैं वो बेहतर है, पूरी दुनिया इसको देख रही थी। आम लोग भी बहुत खुश हुए, इन्वेस्टर्स ने भी उनको भी जो है वो ये महसूस हुआ कि ये तो पाकिस्तान में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो प्राइवेटाइजेशन के और जो प्रोग्राम है पाकिस्तान का, उसको हासिल करने में सक्सेसफुली वो ये बहुत मददगार साबित होगा। आरिफ हबीब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से बताया कि किस तरह से आपके प्लान्स हैं पीआई को टर्न अराउंड करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ रहने के लिए। ये नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं एनर्जी और इकोनॉमी के मैदान में, कुछ अच्छी खबरें भी सुनने को मिल रही हैं। अभी देखिए, एक नई दरियाफ्त हुई है ऑयल एंड गैस की ना, ये OGDCL ने कोहाट सेक्टर में की है, जहाँ पे इनिशियली बताया गया है कि 4100 बैरल जो है ना खाम माल तेल डेली जो है ना वो मिल सकता है। और इसी तरह से कहा गया है कि 5 लाख क्यूबिक फीट गैस जो है ना वो पाकिस्तान को यहाँ से मिलने की तवक्को है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 77,000 बैरल तेल जो है ना डेली पाकिस्तान प्रोड्यूस कर रहा है, और इसी तरह से गैस जो है ना वो हमें मिल रही है। 24 बिलियन क्यूबिक फीट की प्रोडक्शन हो रही है। लेकिन इसके बावजूद डोमेस्टिक हमें जो ज़रूरतों के लिए बहुत कम है, तेल भी और गैस भी, और $12 बिलियन सालाना हम खर्च कर रहे हैं तेल की दरामद पे, और अगले साल कहा जा रहा है इससे भी ज़्यादा होगा।
कैसे ये तो अच्छी खबर है, इस पर हम बात करेंगे। और इस फील्ड में किस तरह की मुश्किलात हैं जो लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। हुकूमतों का रवैया क्या है, उस पर बात होगी। बात करेंगे जनाब एनर्जी एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खालिद वलीद साहब। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब आपकी नज़र से भी खबर गुजरी होगी, प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा हेल किया है, बड़ी खुशी का इजहार किया है। अब कहा जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता अब जो है ना खबरें इस तरह की आएंगी। मोल कंपनी कई सालों से ऑपरेट कर रही है हंगरी की, उसने भी खासी डिस्कवरीज़ की हैं इस रीजन में। तो आपको क्या लगता है कि जी अब ये इसके बाद मामलात किस तरफ जाएंगे? और जो आम तौर पे कहा जाता है कि बाहर की सरमायाकारी को फ़रोग देने के लिए कुछ यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म जो है प्रॉपर नहीं है और लोगों को रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की मुश्किलात होती हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना अच्छा नहीं है, सिक्योरिटी के इश्यूज़ होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसके बाद हुकूमत को क्या करना चाहिए ताकि और बाहर की कंपनियाँ आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कवरीज़ हों गैस और ऑयल की? जी बहुत शुक्रिया। बड़ा खुशाइंद है ये, इससे जो आपके इन्वेस्टर्स हैं उनको उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप मिलता है। एक चीज़ जहन में रखनी होगी कि जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस है वो बड़ा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। उसके लिए आपको काफ़ी रिस्क लेना पड़ता है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, और फिर अगर आपको कामयाबी मिलती है और अगर ना मिले तो वो सारे का सारा आपका सरमाया जो है वो डूब जाता है। एक अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान ने अब मैकेनिज्म कुछ इस तरह से इस्टेब्लिश कर लिए हैं, कुछ ल्यूक्रेटिव इंसेंटिव्स इस तरह से इन्वेस्टर्स के आगे हैं। ख़ास तौर पे आपको जो रीसेंट शेल गैस की मद में आपका जो दीगर रिजर्व्स हैं उसकी मद में जो आपको कामयाबी मिली है, लेकिन इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म और इंटीग्रेटेड प्लानिंग के साथ जोड़ना होगा। ख़ास तौर पे इस सेंस में कि आपने पावर सेक्टर में भी इसी तरह के ल्यूक्रेटिव एग्रीमेंट्स करके जो IPPs थे उनको आपने इन्वाइट किया, उन्होंने पावर प्लांट्स लगाए, लेकिन अब वो एक स्टैंडर्ड एसेट्स बन गए हैं। तो क्या ये वाले जो एग्रीमेंट्स हैं क्या कहीं आप उसी सिमत में तो नहीं जा रहे? आगे फ्यूचर में आज से 10-20 साल बाद ऑयल एंड गैस की डिमांड क्या होगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्या डायमेंशंस हैं? क्योंकि हुकूमत की जो अभी नई पॉलिसी आई है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, उसमें भी बड़े एम्बिशियस टारगेट्स रखे गए हैं कि जो आपकी जो आपका टोटल फ्लीट है व्हीकल्स का वो कोई 30% जो है नई सेल्स का वो इलेक्ट्रिक होगा बाय 2030। तो उसको भी इक्वेशन में लाना होगा। लेकिन अगेन ख़ास तौर पे इस चीज़ को देखते हुए कि ये सारी की सारी OGDCL के साथ मिलके हुई हैं एक्सप्लोरेशन और जो सक्सेसेस हैं, तो विच मीन्स पाकिस्तान अब इंडिजिनाइजेशन ऑफ गैस एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्री की तरफ भी जा रहा है। एक्सप्लोरेशन की ख़ास तौर पे बात करूँगा तो अगर हुकूमत इसको इस पैराए में ले कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को यूज़ करते हुए की यूटिलिटी को देखते हुए उनको पाकिस्तान में इनवाइट किया जाए और अपनी जो इंडिजिनस कैपेबिलिटीज़ हैं ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की उसको बढ़ाया जाता है, तो शायद ये लॉन्ग टर्म में बड़ा फ़ायदेमंद होगा। लेकिन अगर इसको एक डिसइंटीग्रेटेड पॉलिसी के तौर पे लिया जाता है, ख़ास तौर पे इस मद में कि हम जो है सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्ट से जान छुड़ा लें, तो शायद वो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं होगी, शॉर्ट टर्म पॉलिसी होगी। तो इसको दीगर सेक्टर्स के साथ अपनी इंडस्ट्री की डॉक्टर साहब दो चीज़ें मैं चाहूँगा कि आप उस पर बात करें। एक तो जो बड़ी अच्छी बात की आपने, एक तो हमारे यहाँ जो आप बता रहे हैं सरमायाकारी की कमी, ख़ास तौर पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की और इस सेक्टर में कमी। दूसरी तरफ कहा जाता है हुकूमत की तरफ से कदगने प्रॉपर मैकेनिज़्म नहीं है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं है, एक पॉलिसी ऐलान होता है, एक बजट में दूसरे में ख़त्म कर दिया जाता है। अभी आप देख लें कि मैं चाहूँगा कि ये पॉलिटिकल मामलात जो बाहर की दुनिया से सामने आते हैं, आपको याद होगा 2019 में केकड़ा 1 ऑफशोर ड्रिलिंग हो चुकी थी, तेल निकल आया था। इवन बानी PTI प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ऐलान कर दिया था कि बस बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूँ। वो इत्तलात हैं, ये कहा जाता है कि मुबैना तौर पे उस वक्त अमेरिकन ने उस अमेरिकन कंपनी को कहा कि वापस आ जाएँ। उन्होंने कहा जी हमने $500 मिलियन खर्च किया है। उन्होंने कहा जी हम दे देंगे, बंद करके आ जाएँ, तो बंद करके आ गए। तो ये भी एक तो सवाल है ना कि जहाँ पे अभी एक मुद्दत से आप और मैं सुन रहे हैं कि इतने ज़खायर हैं गैस और ऑयल के, ट्रिलियन में कहा जाता है, लेकिन न बूढ़े हो रहे हैं हम, लेकिन डिस्कवरीज नहीं होती। जहाँ होती पता चलता है बाहर का सियासी इंटरेस्ट आता है और मामला तो रुक जाते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी इसकी जियोपॉलिटिक्स की डायमेंशंस बिल्कुल हैं, आप दुरुस्त का, लेकिन साथ में इसकी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी और वो डायमेंशंस भी हैं। आपके रिजर्व्स जो हैं दो तरह के होते हैं। एक रिजर्व्स जो
एग्जिस्ट करते हैं, और दूसरा एक्सट्रैक्टेबल रिजर्व्स होते हैं कि उन रिजर्व से आपका ऑयल एंड गैस निकालने का खर्चा कितना जाता है। तो पाकिस्तान के जो ज्योग्राफी है उसमें जो एक्सट्रैक्शन का खर्चा है वो भी काफ़ी ज़्यादा आता है। तो उसकी जब इकोनॉमिक फिजिबिलिटी को देखा जाता है तो फिर वो जो कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस है वो कभी कभी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी को, गिवन के पाकिस्तान का जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है वो भी बड़ा एक्सपेंसिव है, उसको जहन में रखते हुए उनको डिसइंसेंटिवाइज करता है। तो फिर वो अपनी जो मजीद आगे जाना है उसको रोक देते हैं। एक अभी रिसेंटली हमने देखा प्रेसिडेंट ट्रंप का जो ट्वीट था पाकिस्तान के ऑयल रिजर्व्स के बारे में कि पाकिस्तान शायद एक जो है वो बड़ी जो है वो एक्सप्लोरेशन कर सकता है। उसके बाद हमने देखा इस मैदान में काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को भी लाने की कोशिश की गई, शेल गैस और ऑयल की तरफ भी जाने की कोशिश की गई, लेकिन उसका भी जो रिसोर्स इंटेंसिटी है, उसका भी जो कैपिटल इंटेंसिटी है वो बड़ी ज़्यादा है। अगर आप सिर्फ शेल गैस को देखें तो आपको पहले वर्टिकल ड्रिलिंग करनी पड़ती है, फिर आपको हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करनी पड़ती है, और फिर वो जो क्रैक्स हैं आपके रॉक्स में उससे आपको गैस एंड ऑयल जो है वो लेना पड़ता है। तो बड़ी कैपिटल इंटेंसिव, टेक्नोलॉजी इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट है। तो एक लेकिन बड़ा गवर्नमेंट के पार्ट पे डॉक्टर साहब ये जो कहा जाता है कि मनसूबाबंदी की, गवर्नमेंट के पार्ट पे कहा जाता है कि मनसूबाबंदी की कमी है, प्राइवेट सेक्टर को उस तरह साथ नहीं मिलाया जाता, फिर रिफाइनरीज के इश्यूज़ हैं, पाइपलाइन के इशू हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामलात हैं। इसको आप देखते हुए कहाँ देखते हैं कि हुकूमत तो पैसा नहीं खर्च सकती, प्राइवेट सेक्टर ही आगे आ सकता है, लेकिन उसमें भी देख लें कि जिस तरीके से उनको एश्योरेंस गारंटीज देनी चाहिए जिस तरह की वो नहीं मिलती। तो अब कैसे देखते हैं कि ये मामला कैसे पाकिस्तान इस सेक्टर में ल्योर कर सकता है लोकल और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को? देखिए, उसके लिए तो एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, हुकूमत अपने आप को क्राउड आउट करे और क्राउड इन की जाए प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। लेकिन प्राइवेट सेक्टर को लेके आना ख़ास तौर पे ऐसे पॉलिसी और फिजिकल कंस्ट्रेंट इन्वायरमेंट में जब आप सब्सिडीज़ नहीं दे सकते, जब आप उनको ल्यूक्रेटिव पैकेजेस नहीं दे सकते, और आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस ल्यूक्रेटिव पैकेजेस और सब्सिडीज़ के मामले में बड़ा जो है वो कोई इतना अच्छा नहीं है। अगर आप पावर सेक्टर को भी देखें तो हुकूमत थोड़ा सा कॉशनरी अप्रोच जो है वो लेके जाती है। साथ में आपके कंपेटिटिव डायमेंशन भी हैं कि आप जो है आपको compete करना है मिडिल ईस्टर्न इकोनॉमीज के साथ। अगर आप ऑयल एक्सप्लोरेशन करते भी हैं तो वो वाली जो कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस है वो थोड़ा सा आपको कंपेल करता है कि आप एक कॉशनरी अप्रोच लें। लेकिन अगेन पाकिस्तान का अगर अपना इंपोर्ट बर्डन देखें तो अगर पाकिस्तान एक डोमेस्टिक रिजर्व्स को एक्सप्लोर करने की तरफ जाता है और उस इंपोर्ट बर्डन को जो है वो कम किया जाता है तो शायद पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिकली फीजिबल होगा। लेकिन साथ में पाकिस्तान को ये भी देखना है कि जो रीन्यूएबल एनर्जी की डायमेंशंस हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में जिस तरह से रेवोल्यूशन आ रहा है, जिस तरह से सोलराइजेशन हो रही है, वो इक्वेशन किस तरह से मैच करती है आपके फॉसिल फ्यूल एक्सप्लोरेशन और आपका जो क्लाइमेट का एजेंडा है उसके साथ। तो इन सारी चीज़ों को इक्वेशन में रखते हुए अगर पाकिस्तान एक इंटीग्रेटेड लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ जाता है तो शायद वो इकोनॉमिकली फीजिबल होगा फ्यूचर में। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस मौजूद में बात की। इस वक्त हो रहा है जी एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। आजकल पाकिस्तान में सियासी जमूत तोड़ने के लिए और दर्जा हरारत कम करने के हवाले से एक नई बात की गई है। कुछ लोग इसको वेलकम भी कर रहे हैं, कुछ लोग खैर हैं कि शायद ये ना होने वाली बात हो सकती है। राना सनाउल्लाह टेलीविज़न चैनल पे बैठ के उन्होंने, कुछ और PTI के लोग भी थे वहाँ, ये बात हुई कि अगर लफ्ज़ यूज़ किया कि अगर पाँच बड़े मिल के बैठ जाएँ, जिसमें ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब, शहबाज अपने जरदारी साहब, इमरान खान साहब और फील्ड मार्शल या इनडायरेक्टली को उनका नुमाइंदा बैठ जाए तो शायद जो है ना मुल्क की सूरत हाल बेहतर हो सकती है। मुझे ज़ाती तौर पे तो बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता। उसकी वजूहत में से एक बड़ी वजह मुझे लगती है कि PTI ने का एक हद से बड़ा हुआ एतबार जो है ना ले डूबा है। पार्टी के अंदर उनकी सफ़ों में इंतशार है, वह बाहर से लोग आके पार्टी पे बैठ गए हैं, जिसमें आप देख लें अचकज़ई साहब हैं, अल्लामा नासिर साहब हैं, अपोजिशन लीडर हैं, एक सेनेट के और दूसरे कौमी असम्बली के। अपने लोगों में इख्तलाफात है, बातचीत करने की सारी हो रही है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। आपने देखा थोड़ी सी बात हुई थी, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अलीमा बीबी ने आके पिछले दिनों जेल से आके कहा कोई बात नहीं होगी, जो बात करेगा वो गद्दार होगा। फिर सॉरी करके किस्म का वापस लिया। उन्होंने कहा नहीं, इमरान खान ने मैंडेट दे दिया अचकज़ई को बातचीत होनी चाहिए। ये बातचीत कितनी कामयाब होगी? और नई बात ये जो राना सनाउल्लाह कर रहे हैं कि जी 5 बड़े बैठ जाएँ अगर, तो शायद वो असल में उन्होंने नहीं कहा, मैंने वो TV प्रोग्राम देखा जिसमें उनके मुंह में अल्फाज डाले गए कि अगर ऐसा होता है, तो उन्होंने कहा जी अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है,
इस पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी तजियाकार जनाब इमरान याकूब खान साहब, उनसे बात करें, उनसे पूछेंगे कि मामला किधर जा रहा है। जी इमरान साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या हाल है जनाब, खैरियत से हैं आप? जी दुआएं आपकी इमरान साहब। आपकी ये बाज़ गश्त सुन रहे हैं आपके, जी शायद कोई बातचीत हो जाए, और बातचीत के हवाले से तो हमेशा से हम ख़बरें सुन रहे हैं कि कभी कहा जाता है जी इसके हवाले से कौमी असम्बली में बात हो सकती है। कमेटी भी बनी थी स्पीकर अयाज सादिक की सरबराही में, वो आपने देखा जिस तरीके से ख़त्म हो गई और बात आगे नहीं बनी, और फिर कहा गया कि जी हम कोई बात नहीं करेंगे, बात करेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, पीटीआई की तरफ से बात होती रही थी। तो आपको कोई लगता है कि इस तरह का कोई सीन बन सकता है 5 बड़ों के बैठने का? लेकिन गुजारिश ये है कि आप दुनिया भर में अगर सियासत का जायज़ा ले लें, इश्यूज़ का जायज़ा ले लें, तो आपको एंड ऑफ द डे नज़र यही आएगा कि तमाम चीज़ें, इवन जंगों का भी फैसला बाद में हुआ टेबल पे ही है, बात बैठ के ही हल होती है, उसके अलावा हल नहीं होती। राना सनाउल्लाह बुनियादी तौर पे एक सियासी ज़हन रखने वाले इंसान है, और वो क्योंकि उनका सफ़र जो सियासी है बड़ा तवील है, और सियासी कारकुन की हैसियत से उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ किया था। तो मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि उनकी बात, जैसे कि आपने अपने इंट्रो में कहा कि शायद फौरी तौर पे होती नज़र नहीं आती या मुश्किल है, लेकिन मेरे नज़दीक बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स ये नामुमकिन नहीं है, ये मुमकिन हो सकती है। देखिए मामला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी ऐसी हकीकत है जिसको आप बिल्कुल फरामोश नहीं कर सकते। हम तमाम तर असूली इख्तलाफात रखने के बावजूद भी ये नहीं कह सकते कि ऑन ग्राउंड पीटीआई ख़त्म हो गई है, या तहरीक इंसाफ का वोटर नहीं है, या इमरान खान मकबूल नहीं रहे। ये तीनों चीज़ें आपको मानना पड़ेंगी कि इमरान खान जेल में होने के बावजूद भी अभी तक अपने लोगों में मकबूल भी हैं, पीटीआई का वजूद भी है, और शायद अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों लेंथों से मार खाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, क्योंकि यहाँ पे जो पीटीआई का वोटर सपोर्टर है वो ये समझता है कि इमरान खान निजात दहिंदा है। वो शख्सियत परस्ती में इस कदर मैं क्या कहूँ कि वो डूब चुके हैं कि वो शायद हकीकत देखिए इमरान साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि लोग जो तनकीद करते हैं कि इस पार्टी को एक सियासी पार्टी नहीं बनने दिया गया, ये फैन क्लब है, कल्ट फॉलोइंग है, रॉक स्टार के तौर पे ऑपरेट करते हैं इमरान खान। लेकिन इमरान साहब सवाल तो इस वक्त बड़ा सीधा सा है, बातचीत होनी चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है कि अल्टीमेटली बड़ी बड़ी जंगें भी बैठ के होती तय होती हैं। यूक्रेन और रूस का मामला भी बैठ के ही हल हो रहा है। बर्लिन में आखिरी जो मुलाकातें हुई उससे लगता है कुछ उम्मीद पैदा हो गई है। अब सवाल ये है कि पीटीआई के रहनुमा और लीडर जो हैं वो तो आपने देखा डे 1 से वो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के साथ तो बात ही नहीं करनी। आपने देखा हमेशा कहा मैं चोरों डाकुओं से कभी बात नहीं करूँगा, कभी ढंग से जिनको कहते हैं उनको बुलाया भी नहीं गया ना, मतलब जिसको कहते हैं गुफ्तगू करना वो भी उन्होंने पसंद नहीं किया। मेरा सवाल आपसे है कि जब बातचीत करने की बात होती है तो ये जो रवैया पीटीआई के लोगों का है या उनकी सोशल मीडिया का है वो इतना स्ट्रांग है। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, ये सोच के कि मेरा वोट बैंक ब्लीड ना कर जाए, मेरा पॉलिटिकल कैपिटल ख़त्म ना हो जाए, इसकी वजह से वो बातचीत की तरफ नहीं आते। उनका ख्याल है कि जी नहीं बातचीत नहीं करूँगा, मैं इनकलाब लेके आऊँगा। बाकी आप देख लें, आपने भी देखा मैंने भी देखा 2 साल से हर उनकी बात जो है ना वो तहरीक हो, नारा कोई भी हो, कामयाब नहीं हुआ। 26 नवंबर भी गुजर गया, अब 8 फरवरी को पहिया जाम और जिस तरीके से हड़ताल करने की बात कर रहे हैं, शटर डाउन। तो आपको क्या लगता है कि ये रवैया बातचीत की तरफ ले जा सकता है कि एक तरफ उनके चीफ मिनिस्टर देख लें जितनी सख्त गुफ्तगू कर रहे हैं, केपी के अब वो लाहौर भी, कराची भी 8 तारीख को जा रहे हैं, तो रवैये में तो मुझे ज़ाती तौर पे नहीं लगता कि वहाँ पे कोई बातचीत हो सकती है। वो कंसीड करना पड़ता है ना आपको, कुछ थोड़ा सा ग्राउंड आप छोड़ेंगे, थोड़ा सा आपके मुखालफिन छोड़ेंगे, तब आप कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट कहीं होगा। मुझे तो ज़ाती तौर पर होता नज़र नहीं आता है। जी इमरान साहब। सर गुजारिश ये है कि मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये जो आपने एनालिसिस अभी किया इस सवाल में, बुनियादी तौर पे उस एनालिसिस में बड़ी माजरत के साथ, क्योंकि मेरा आपका बड़ा एहतराम का रिश्ता है, मैं तो इसको ही गलत समझता हूँ। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जनाब कौन सा वहाँ पे सियासी रहनुमा, कौन सा लीडर। तहरीक इंसाफ का अलमिया ये है कि उसमें कोई लीडर रहनुमा है ही नहीं, उसमें एक ही रहनुमा, एक ही लीडर है कि उनका
पेशवा है उसको रूहानी पेशवा समझेंगे, सियासी पेशवा वो इमरान खान है। इमरान खान, पीटीआई का इशू ही ये है कि उसकी जो पॉजिटिव चीज है वही उसकी नेगेटिव चीज है। खान साहब जो हैं, खान साहब के अलावा पीटीआई में ना तो वो बंदा को सोच रखता है, ना रख सकता है, ना फैसला कर सकता है, ना फैसला करने की पोजीशन में है। प्राइवेट महफिलों में, निजी महफिलों में, सर आपको भी पता है, आपके सामने वो जिस तरह की गुफ्तगू करते हैं, जब ऑन कैमरा बैठते हैं तो उससे बिल्कुल उलट होते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उन्हें यह डर होता है कि खान हमें फारिग कर देगा, और खान अगर फारिग कर देगा तो वो टगे टोकरी हो जाएंगे। लिहाजा मामला पीटीआई की क़यादत का नहीं है, मामला सिर्फ इमरान खान का है। और इमरान खान साहब मैं ना मानू की रट्ट बनाए हुए हैं। इमरान खान साहब जो है वो इस जोन में है कि शायद जो है किसी दिन भी जेल का दरवाजा खुलेगा, आके ताकतवर लोग उनसे माफी मांगेंगे और कहेंगे आ जाए जनाब आप मसनद हुकूमत पे बैठ जाएं, आप इक़्तिदार संभाल लें। तो सर ऐसा इमरान साहब मेरा ख्याल है आप मैं और आप एक ही बात कर रहे हैं, थोड़ा सा शायद बात करने का उसमें कोई ऐसी चीज हो सकती है। लेकिन ना जो बात कर रहे हैं वन मैन शो है, तो इसका मतलब है कि बातचीत, वो तो कभी कहता है मैंने किसी से बात नहीं करनी, कभी कहता है कि जी फील्ड मार्शल के अलावा मैं किसी से बात नहीं करूंगा, नीचे लोगों को मैंडेट नहीं देता। अगर दिया भी है तो आपने देख लें कि मैंडेट देने के बावजूद असद जई साहब भी, प्राइवेटली अदरवाइज भी, वो कहते हैं यार वो मौलाना फजल रहमान ने हाथ उठा दिए थे कि इस बंदे का एतबार नहीं है, मुझे क्या एतबार है। वो तभी वो कहते हैं कि मुझे मौका दे, मैं जाके इससे मिलूं, एक दफा मैं बात करके अंडरटेकिंग लूं, मैं फिर बातचीत करूं। तो मेरा सवाल आपसे है कि बातचीत फिर किससे की जाए? आप अपना कोई नुमाइंदा भी नहीं छोड़ते जिससे बात की जाए। आप खुद जिस तरह बात कहते हो कि मेरे साथ बात की जाए, तो आपसे तो कोई बात नहीं करेगा, वो तो कहते हैं हमने नहीं करनी, सियासी लोगों से जाके बात करो। जी सर एक ही तरीका है, एक ही बात है कि खान साहब जो है अल्लाह उनको अकल दे दे, खान साहब को ये पता चल जाए कि सियासी मामला सियासी अंदाज में हल किए जाते हैं, बड़ी माजरत के साथ, बड़ी माजरत के साथ। अगर वो नवाज शरीफ को, मियाँ शहबाज शरीफ को, सदर आसिफ जरदारी को, बिलावल भुट्टो जरदारी को अगर ये अपने सियासी मुखालिफ नहीं समझेंगे, इनको चोर डाकू ही समझते रहेंगे, अगर इनको वो अपने जाती मुखालिफ समझेंगे तो फिर मामला हल नहीं होगा। और इमरान खान साहब को ये चीज समझनी चाहिए कि मामला सिर्फ सियासत का नहीं है, मामला इस मुल्क का है। सर मैं और आप, हम जैसे जो 25 करोड़ अवाम हैं वो रुल रहे हैं। देखिए इकोनॉमी की सूरत हाल, चीफ ऑफ अच्छा माजरत के साथ इमरान साहब बस कम है, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज आपने देखा आदिल राजा और कुछ लोगों को सजाएं दी जो बाहर बैठ के डिजिटल दहशतगर्दी करवा रहे हैं, सारा दिन झूठ बोलते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि कितना सच है कितना झूठ है। आप इनकी सजाओं को कैसे देखते हैं? क्या हुकूमत इनको वापस बुला सकती है? सर गुजारिश ये है कि हुकूमत, हमारा पाकिस्तान का ट्रीटी नहीं है ना, एग्रीमेंट, अगर होता तो हुकूमत कब की इन्हें बुला चुकी नहीं है। जी हाँ जी, कब की इन्हें बुला चुकी होती है। मामला ये है कि अगर कोई बंदा सिर्फ डॉलर कमाने के चक्कर में, डॉलर कमाने की आड़ में या डॉलर कमाने की लालच में मुल्क, अपने मुल्क के खिलाफ, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ, रियासती इदारों के खिलाफ, देखें मुझे भी 1001 इख्तलाफ हो सकता है, सर आपको भी 1000 इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन आप अपनी बात जो है उसको अच्छे अंदाज में और सबूतों की बुनियाद पे करें तो हम सब आपके साथ हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ चीको चीज की गंडेरियां दो तेरियां दो मेरियां वो करना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ झूठ पे मबनी चीजें करके सिर्फ अपने फॉलोअर्स बनाना चाहते हैं, अगर आप झूठ को सनसनीखेज। याकूब साहब मेरा ख्याल है आपने बड़ा खूबसूरत तबसरा किया, सियासी सूरत हाल पे भी बात की और ये नए लोगों को जिनको सजाएं दी गई उनको भी बात की। बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का। जी नाज़रीन, जाते जाते एक और अहम इशू पे बात करते हैं। वो नए सिरे से कुछ चीज़ें सामने आई हैं। भारतीय और अफगान गठजोड़ सोशल मीडिया के ज़रिए झूठा प्रोपेगेंडा, मिसलीडिंग खबरें देना, डिसइंफॉर्मेशन फैलाना, ये काम एक दफ़ा फिर उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से शुरू कर दिया है। कहाँ पे क्या हो रहा है? मोदी साहब तो ओपनली, प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो तो बातें कर रहे हैं इनडायरेक्टली डायरेक्टली कि हर जगह पे जहाँ उनके मफादात होंगे जाएंगे, हमले करेंगे, दहशतगर्दी करवाएंगे। आपने देखा किस तरीके से नॉर्थ अमेरिका में गए, दहशतगर्दी करवाई, अमेरिका में पकड़े गए थे करवाते और बाकी जगहों पे भी इल्ज़ाम आते हैं। इस पर बात करेंगे कि अब ये क्या सोशल मीडिया ख़ास तौर पे अफगान का जो है ना हिंदुस्तान के साथ मिल के ये जो प्रोपेगेंडा जहरीला करवा रहा है, ये कहाँ से शुरू हुआ, इसको कैसे रोका जा सकता है?
हमारे साथ मौजूद हैं ज़ाहिर शाह शराजी साहब, हमारे पैनलिस्ट हैं, अफ़गान अमूर के माहिर हैं, तज्ज़ियाकार हैं, उनसे बात करते हैं। जी शाह जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी एहतशाम साहब। ये ज़ाहिर शाह, अभी आप क्या देख रहे हैं? ये जो प्रोपेगेंडा मशीनरी रात दिन उनकी ओवर टाइम काम कर रही है और सारा वक्त झूठी खबरें फैलाना, डिसइंफॉर्मेशन और लोगों को अपने गुमराह करना, तो क्या इनसे ये सब कुछ करके वो अपने अहदाफ हासिल कर सकते हैं? देखिए साहब, मेरे ख्याल में 9 मई के बाद जो इस तरीके से पाकिस्तान का एक इमेज बना है दुनिया के अंदर, मैं तो ये कहूँगा कि ये एक कहते हैं ना रेनेसेंस था। 1947 के बाद एक बार फिर पाकिस्तान दोबारा बना है और वो एक हिंदुस्तान से हजम होने वाला ये वाकया नहीं है। जिस तरीके से अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को वो शिकस्त हमने दी जो कि पिछले शायद 50 सालों में हम सोच सकते थे और इस दफा हो गई। अब उसके बाद देखिए, मेरे ख्याल में कन्वेंशनल वॉरफेयर में पाकिस्तान की फौज और आर्म फोर्सेस के खिलाफ डायरेक्टली या इंटेलिजेंस ऑपरेशन जो है वो करना उनके बस से तो बाहर है, लेकिन एक हाइब्रिड वॉर है जो कि पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर से लॉन्च की जा रही है। और लॉन्च की क्या, बल्कि शुरू से जारी है। पहले यही प्रोपेगेंडा ईरान के खिलाफ होता रहा जब मुसाद और जो है वो रा दोनों ऑपरेट करते रहे, जिनमें ज्यादातर अफगानीज थे। इस वक्त आप अगर देखें तो सैकड़ों के हिसाब से ऐसी इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं जो कि इस वक्त ऑपरेट होती हैं न्यू दिल्ली से, कलकत्ता से, इवन सेंट्रल एशियन कुछ रिपब्लिक्स हैं वहां से हो रही हैं। और इसमें यूएई और जो मिडल ईस्टर्न जो हमारी रियासतें हैं ना, वहां भी इंडियंस की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो कि शाह जी, आपने जो ईरान का जिक्र किया है, ईरान ने भी आपने देखा हाल ही में एक बहुत बड़ा एक जिसको कहते हैं ग्रोथ अनर्थ किया, पकड़ा है, जो ये काम सोशल मीडिया के जरिए डिस्टेबलाइज कर रहा था ईरान को। उसमें आपने देखा कि बलूचिस्तान में देखें, जो बलूचिस्तान में होता रहा है, जो जिस तरीके से बड़ी अजीब सी बात है। आप देखें, अफगान मीडिया वो मीडिया है, अगर आपने देखा हो, जो वाकया हुआ था मतलब अभी जो वाकया जिसमें पाकिस्तान को जो है मंसूब किया जा रहा था कि शायद पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलिया के अंदर इन्वॉल्व थे, लेकिन बाद में आपने देखा वो इंडियन निकले। और 3 मीडिया आउटलेट्स थे। पहला सबसे पहले जो एनसीबी ने किया, उसके बाद आपने देखा है जो इजरायली मीडिया था उसने इस चीज को उठाना शुरू किया, और फिर अफगान और इंडियन मीडिया। तो देखिए, ये एक नेक्सस है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जो इस वक्त फंडिंग हो रही है इन तमाम हॉस्टाइल जो डिजिटल मीडिया आउटलेट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, और इसमें बहुत सारी, मुझे ये बताएं अफगानिस्तान में कितने लोगों को समझ आती है अंग्रेजी, लेकिन ये वेबसाइट्स लगी हुई हैं अंग्रेजी में, अपने वीलॉग्स भी कर रहे हैं, वो अंग्रेजी में अपनी खबरें भी शाया कर रहे हैं। और कॉन्स्टेंटली अगर आप इस वक्त देखें प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर जो अफगान तालिबान रजीम के वहाँ पे स्पोक्समैन है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की, आप देखें कितनी स्ट्रॉन्ग अंग्रेजी की ट्वीट्स आती है। तो एक चीज बिल्कुल वाज़ेह है कि अब इंटरनेशनल एरिना के ऊपर इनका एक ही एजेंडा है और वो है हॉस्टाइल एजेंडा टुवर्ड्स पाकिस्तान। और इसमें आप दूसरी बात नहीं है, मेरे ख्याल में यूएई और जो मिडिल ईस्टर्न ममालिक का खूबसूरत है कि एक ही हॉस्टाइल एजेंडा है। शाह जी, आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में जो हो चुकी है, इस रीजन में हो चुकी है, ये इंफॉर्मेशन के मैदान में प्रोपेगेंडा वॉरफेयर जिस तरीके से लड़ी जा रही है, और हमने देखा ये नेक्सस तेज़ी के साथ बनता चला जा रहा है हिंदुस्तान का और अफ़गान लोगों का। लेकिन खुदा का शुक्र है हमारी सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ पे बड़ा भरपूर काम कर रही हैं सूबों और मरकज़ के दरमियान। इस हवाले से मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। होपफुली यही कहा जा रहा है कि 2026 में 2025 वर्ष साल था दहशतगर्दी के लिहाज से 34% दहशतगर्दी बढ़ी। आइंदा आने वाले दिनों में होपफुली पाकिस्तान की एजेंसी, हुकूमत पाकिस्तान, मिलिट्री और सारे मिल के दहशतगर्दी के नासूर के ख़िलाफ़ काम करेंगे और इनको जिसको कहते हैं काफिर किरदार तक पहुँचाएँगे। और जो प्रोपेगेंडा मशीनरी शुरू की गई है इसका जवाब बड़े ज़बरदस्त अपने तरीके से देंगे, मुदल्लल तरीके से इसका जवाब दें। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।